मैं बहुत देर से इस बजट की चर्चा पे अपने सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के साथियों को सुन रहा था। एक देश का सबसे महत्वपूर्ण देश की प्राप्तियों का या देश के रिसीप्ट्स का जो भी इनकम है और उसके एक्सपेंडिचर का ये पूरे साल का एक लेखा जोखा होता है। और प्रायः बजट में हमारे तमाम माननीय सदस्य हैं इस बात के गवाह होंगे कि इस बजट पे जब भी चर्चा होती थी तो इस बजट पे ये चर्चा होती थी कि अगर ये फिस्कल डेफिसिट इतना है तो ये कैसे सरकार कम करेगी, रेवेन्यू डेफिसिट अगर इतने हैं तो इसको कैसे कम करेगी, या प्राथमिक घाटे को कैसे कम करेगी। इसी चर्चा तक हम सीमित रहते थे कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे बढ़े या हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैसे कम करें। लेकिन आज का जब ये अमृतकाल के बजट को जिसको हमारी सरकार ने प्रस्तुत किया है और अमृतकाल में जिस तरीके से उन्होंने 7 पैरामीटर को तय किया है कि हम 7 पैरामीटर्स पे अगले 25 वर्षों के लिए जो हम आधारभूत तैयार करने जा रहे हैं, वो चाहे डेवलपमेंट हो या रीचिंग द लास्ट माइल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट हो या अनलीजिंग द पोटेंशियल्स हो या ग्रीन ग्रोथ हो, यूथ पावर या फाइनेंशियल सेक्टर हो। तो इस पे आपने देखा है कि आज इस बजट का क्या परिणाम हमारे सामने, कि आज हमारे तमाम साथी कह रहे थे कि इस बजट में क्या है और भारत की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है। आखिर पिछले 9 वर्षों में अगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो हमने इस 9 वर्षों में भारत ने अपनी आर्थिक विकास यात्रा कहाँ तक की है। आखिर हम इस बात के गवाह हैं कि आज दुनिया में पहली बार भारत में हम अपनी अर्थव्यवस्था को अब देश में चिंता नहीं है, देश की तुलना नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज दुनिया से तुलना हो रही है। जिस भारत को 9 वर्षों के पहले ये भारत दुनिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में थी, आज 9 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आ गई है। तो ये निश्चित तौर से 9 वर्षों की यात्रा है भारत की, और ये यात्रा ऐसे नहीं है। ये यात्रा करने में निश्चित तौर से जिस तरीके से कदम उठाया और अगले कुछ वर्षों में हम इसको दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेंगे। और इसको बनाने के लिए जिस तरह से भारत ने पिछले दिनों, आपको याद होगा जब कोविड की चुनौती आई थी, इसी सदन में पूरे देश को दिक्कत थी कि उस समय पीपी किट हो या NK95 हो या जिस तरह से वेंटिलेटर्स हो, ये हम चाइना पे निर्भर रहते थे, बाहर के एक्सपोर्ट पे निर्भर रहते थे। उसी समय भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ऐसी जो आज परिस्थितियां निर्मित हुई है जो भारत ने देखा भी नहीं था, तो निश्चित तौर से दुनिया को, हमको भारत को आत्मनिर्भर करना होगा। और उस भारत को आत्मनिर्भर करने की दिशा में जिस तरह से हम बढ़े हैं, आज आप देखें कि इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट जो हुआ है वो 3 फोल्ड में राइज किया है और आज US $4.4 बिलियन से बढ़ करके जो 19 पे था, आज 2022 में हम $11.6 बिलियन हम इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट में पहुंच गए। आज जिस तरीके से आप रिन्यूएबल एनर्जी में देखिए, इसमें पिछले 7 वर्षों में आज विश्व का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन ये बन गया है। और सौर ऊर्जा में अब तक $78.1 बिलियन अब तक यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुका है। और आज उसी का नतीजा है कि आप देखिए कि हम केवल आज एक सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो नहीं, बल्कि आज सारे सेक्टर में हम जिस तरह से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा अपने प्रतिपक्षी साथियों कि आज इंडिया डिफेंस के मामले में जहाँ हम पूरा आश्रित रहते थे, ये गवाह है ये लोकसभा, इसी लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब हम डिफेंस में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी तक हम सारी चीज़ें ले रहे थे, भारत 101 अपने रक्षा के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खुद भारत बनाएगा। और आज केवल भारत उस डिफेंस की चीज़ों को बनाने का काम नहीं कर रहा, दुनिया को हम एक्सपोर्ट करने का भी काम कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से भारत की उपलब्धियां हैं। और आज वो जो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा है, ये मैं पिछले 9 वर्षों की बात कर रहा हूँ। आज 6 टाइम ये आंकड़े हैं कि पिछले 5-6 वर्षों में हम डिफेंस इक्विपमेंट और सर्विसेज में हम 75 कंट्रीज में, दुनिया के 75 देशों में आज हम डिफेंस के सामान, डिफेंस की इक्विपमेंट्स को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी चीज़ में नहीं, आज दुनिया में हम सबसे सेकंड लार्जेस्ट हैं टेक्सटाइल और क्लॉथिंग में,
कपड़े में भी, जहाँ पहले लोग कहते थे हमको इंग्लैंड की शूटिंग चाहिए, फॉरेन के कपड़ों के लिए जिस तरह से भारतीय लोग, आप देखते थे किस तरीके से लोगों के मन में इच्छा रहती थी। नाउ इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड विद अ टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ US 44 बिलियन इन US डॉलर। तो आज जिस तरीके से हम टेक्सटाइल के मामले में, क्लॉथ के मामले में, फार्मा के मामले में, आप देखिए कि हमने जिस तरीके से FDI इन्फ्लो हुआ है आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, 2014-15 में 45.14 बिलियन US डॉलर का फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, और आज वो हमारा 2021-22 में इसी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा कि हम एक अपने देश को एक ऐसी बनाएं, कोविड की वैश्विक चुनौतियों के पहले जहां लोग चाइना में इन्वेस्ट कर रहे थे, जहां पे पहले जापान में था, आपने देखा कि जो एक प्रयास हुआ केंद्र सरकार का कि दुनिया का मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन FDI के लिए भारत बना, और उसमें ऐसी स्थिति बनी कि आज 21-22 में 83.57 US बिलियन डॉलर आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप में यहाँ पे हुआ है। इसी तरीके से आज हमने अपने भारत के भी लोगों ने कहा साहब बजट में आपने क्या किया, बजट में कहाँ किया। आज जो हमारी जो 13 ऐसे जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उसमें हमने हाईएस्ट एलोकेशन किया है। 2023-24 में जो हमने हाईएस्ट एलोकेशन के परसेंटेज को इंक्रीज किया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में 49% किसी देश का बुनियादी ढांचा होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, और हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर में आपसे हम कहने जा रहे हैं कि जिस तरीके से हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया है इस देश में, आप देखिए कि रेलवे में हमने सबसे बड़ा काम किया है कि आज हमारी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसमें लगातार हमारे प्रतिपक्ष के लोगों ने कहा कि साहब महंगाई और रेट ऑफ इन्फ्लेशन की बात आई, अनएम्प्लॉयमेंट की, मैं उसका भी जवाब दूंगा। लेकिन मैं बुनियादी ढांचे पे बात करना चाहता हूँ कि आज बुनियादी ढांचे की बात आप करिए तो जो बुनियादी ढांचे में सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो हम आज तुलना हम कांग्रेस यूपीए की सरकार से नहीं कर रहे हैं, हम खुद तुलना अपनी पिछले वर्ष की कर रहे हैं कि अगर वाकई भारत को बुनियादी ढांचा दुनिया से एट पार होना, दुनिया की हमको आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, कल 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे। अगर आज जीडीपी में हमने 7% दुनिया का सबसे तेज विकास दर 7% हमने पाया है, इसको हम बढ़ा करके 8% 9% करना है, तो हमको अपने बुनियादी ढांचे को, चाहे वो रोड हो, हाईवेज हो, रेलवे हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट्स हो, इन वाटर इनवेज हो, इन सारी चीज़ों को बढ़ाना होगा। हमने जहाँ 2022-23 में हमने 7.5 लाख 7.5 लाख करोड़ 22-23 में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बुनियादी ढांचे के लिए बजट में प्रावधान किया था। खुद हमने 22-23 से एक साल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, प्रधानमंत्री के प्रयास से हमने कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे को मजबूत करके केवल आत्मनिर्भर भारत का नारा नहीं है, उस आत्मनिर्भर भारत को वास्तविकता के धरातल पर उतारने के लिए इस बार 7.5 लाख करोड़ की जगह पे 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करने जा रहे हैं। तो ये 2023-24 में हम खुद अपना 33% हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, बुनियादी ढांचे में पिछले वर्ष की तुलना में हमने अपने पूंजीगत व्यय को वृद्धि किया, अपना एलोकेशंस को बढ़ाया। अगर इसको हम कांग्रेस यूपीए की सरकार से तुलना करें तो उसमें अगर हम तुलना करें तो 2013-14 में जो था पूंजीगत व्यय वो केवल 2,57,641 करोड़, उस 14 के बाद हमने 9 गुना हमने बुनियादी ढांचे पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया है, जो अपने आप अर्थव्यवस्था को एक उल्लेखनीय आने वाले दिनों में मिलेगा। राज्यों को बात देने की बात कह रहे थे, इस बजट में हमने प्रावधान किया कि हम राज्यों के लिए जो देंगे वो ब्याज मुक्त ऋण देंगे, जिससे कि हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा भी कि हम पूंजीगत व्यय के लिए हम राज्यों को 50 वर्षों की अवधि के लिए ऋण मुक्त, जो हमारा ब्याज मुक्त ऋण होगा उसकी सुविधा हम राज्यों को प्रदान करेंगे। ये हम फेडरल स्ट्रक्चर में हम करते हैं, क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि राज्यों के पास कुल मिलाकर के जो सार्वजनिक निवेश का एक बड़ा भाग होता है, उसको ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा निवेश करने से एक निवेश की गतिविधियां बढ़ेगी, राज्यों को अपने खर्च में वृद्धि लाने में प्रोत्साहित होगा। उस तरीके से हमने काम करने के लिए कहा। और इसी तरीके से भारतीय रेलवे का, जो मैंने कहा कि रेलवे के लिए
एक रिकॉर्ड बजट आवंटन हुआ है। नहीं तो इस 10-15 साल से आप भी गवाह हैं इस सदन के, बजटरी सपोर्ट कितना मिलता था रेलवे से। बजटरी सपोर्ट कभी 25,000 करोड़, 30,000 करोड़, 35,000 करोड़, और आज हमारी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का प्रस्ताव किया है, जो 13-14 से भी 9 गुना ज़्यादा है। तो आखिर इस रेलवे में आज सिद्धार्थनगर, हमारे तमाम माननीय सदस्यों ने बोला आकांक्षा जनपद, आज उत्तर प्रदेश को अब समाप्ति की ओर बढ़िए। नहीं, हमारे प्रदेश को भी मिला है जिस तरीके से। और इसीलिए आज मैं ये कह रहा हूँ कि इस सदन ने, मैं भी एक संसदीय जीवन का व्यक्ति हूँ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि आप निश्चित तौर से आलोचना करें, आलोचना सरकार को स्ट्रेंथ देती है, आरोप की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये सदन में प्रतिपक्ष अगर अपने को ये है कि आदरणीय मोदी जी की आलोचना ही करेगा, आदरणीय मोदी जी को गाली देगा, तो इससे निश्चित तौर से आज जिस तरह से उनका नेतृत्व है, आज वो नेतृत्व केवल भारत में स्वीकार नहीं है, आज दुनिया में भी आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को लोगों ने स्वीकारा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर बने हैं। ये रेटिंग आज भारत की नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स की जो कंसल्टिंग मॉर्निंग कंसल्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज एमर्ज as the world most popular leader with an approval rating of 78%, 78% में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने। आज जिस अमेरिका को हम देखा करते थे, जो बाइडेन जी, इस रेटिंग में वो चौथे नंबर पे। आज जो महत्वपूर्ण देश हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंच के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन हों, वो आज नीचे हैं, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हों, ऋषि सुनक हों, आज सब पीछे। तो ये हमारे लिए फख्र की बात नहीं। राजनीति हो सकती है, सत्ता पक्ष में प्रतिपक्ष में आखिर हम लोग मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर आज ये नेतृत्व दुनिया में हमने मुद्रास्फीति पे कंट्रोल पाया हो, हमने जीडीपी को अपना बढ़ाया हो, तो आप तुलना करिए दुनिया के साथ, आप कहिए दुनिया के साथ। मैं जल्दी कंक्लूड कर दूंगा। तो आज मैं कहना चाहता हूँ कि आज मैं 2 बातों पे अपनी बात करके अपनी सीमित करूँगा कि आज सबसे ज़्यादा बात महंगाई की हुई है या बेरोजगारी की, विकास की। मैं कहना चाहता हूं कि मैं अपने आंकड़े नहीं दे रहा हूं। अगर जीडीपी की बात आप करें तो आज जीडीपी की बात अगर दुनिया के किसी भी कंट्रीज की आप देख लीजिए कि दुनिया के हर कंट्रीज के साथ तुलना कर लीजिए, आईएमएफ जीडीपी फोरकास्ट फॉर इंडिया 2023 ग्रोथ 7% है। आज आईएमएफ ने जो यूएस का ग्रोथ रेट है, यूनाइटेड स्टेट्स का 1.4% है, ये आईएमएफ का है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है। आज आईएमएफ है रिवाइज चाइना ग्रोथ जो 9% पे था, वो घट करके 4.4% पे अक्टूबर में था, अभी 5.2% पे है। आज हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि पिछले 9 वर्षों में हमने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे तेज विकास दर से बढ़ने वाला भारत की अर्थव्यवस्था है। उस भारत की अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आज जिस कोविड से कह रहे क्या दिया इस बजट ने, इस आत्मनिर्भर भारत ने क्या दिया? अरे इस भारत ने आत्मनिर्भर भारत में क्या दिया? जहां हम दुनिया में हैजा, प्लेग, सुनामी, किसी जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, इनके लिए हम दुनिया से, बाजारों से मांगते रहते थे कि हमको वैक्सीन मिल जाए। आज वहीं उस कोविड की वैक्सीन से, जिसमें पूरी दुनिया उसके चपेट में था, उस भारत ने न केवल अपने दुनिया के 260 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन दिया, 150 मुल्क के लोगों की जिंदगी का हिफाजत करने का काम भारत की सरकार ने किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी किया। मैं एक बात महंगाई की बात कह देना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। 1 मिनट में समाप्त कीजिए प्लीज। खत्म 1 मिनट, 10 मिनट, केवल 1 मिनट में, 15 मिनट हो चुके हैं। नहीं, 10 मिनट का 1 मिनट में समाप्त कीजिए प्लीज। मैं अन्य अगले वक्ता का नाम बोल दूंगा, तो बोल दीजिए। तो 1 मिनट में पूरा कीजिए। बोल देंगे तो आप बैठ जाएंगे मेरे से केवल। आज इंडिया के इन्फ्लेशन, इसी लोकसभा में इन्फ्लेशन की बात होती थी, आप भी गवाह हैं। 10% डबल डिजिट से नीचे इन्फ्लेशन कभी नहीं रहा। मैं तो चुनौती देके कहता हूं, कल गोगोई जी बोल रहे थे। आज आप देखिए कि हमारी दुनिया में सबसे कम हमने महंगाई पे जिस तरह से कंट्रोल किया। आज इंडिया इन्फ्लेशन इन जनवरी 22 की बात कर रहा हूं 5.6% है। ये हमारी रिपोर्ट नहीं, आईएमएफ की रिपोर्ट है। और आज इन्फ्लेशन हमने इतना किया है, यूरोप की देख लीजिए,
In European countries, the rate of inflation is 8.9% in 19 countries. पूरा यूरोपियन जिसको हम आदर्श मानते थे, आज वहाँ 8.9% है, इटली में 8.4% है, जर्मनी में 8.5% है. फूड इन्फ्लेशन इन यूरोप इज रिकॉर्डेड 9.8%. यूनाइटेड किंगडम में रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 9%. यूएसए में इन्फ्लेशन रेट ऑफ इज 8.4%. फूड प्राइसेज इन द कंट्री इन यूएसए हैज इंक्रीज टू 11.9%. इन अमेरिका चंद्रेश्वर प्रसाद जी